वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रेफरेंस फ्रेम। ओके, रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एज्यूम करते हैं कि कोई एक पर्सन है ग्राउंड पर और वो क्या कर रहा है, दो कार्स को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे दो कार बना देता हूँ। दो कारें हैं, तो फर्स्ट कार ये हो गई और ये हो गई सेकंड कार। ठीक है, और एज्यूम कर लेते हैं कि किसी टाइम पे ये जो कार है फर्स्ट वाली, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी u है। क्लियर? और मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कार है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और जो सेकंड कार है वो हमारी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो अगर ये पर्सन इन दोनों कार्स को ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या अपीयर होगा? फर्स्ट, जब पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे क्या अपीयर होगा कि जो सेकंड कार है u, उसकी वेलोसिटी ग्रेटर है किससे? v से। ठीक है, अगर इसके पास कोई डिवाइस हो लाइक स्पीडोमीटर टाइप कोई डिवाइस है और ये वेलोसिटी को चेक करता है तो इसको पता चलेगा कि जो हमारी फर्स्ट कार थी उसकी वेलोसिटी v की वेलोसिटी इसे 20 मीटर पर सेकेंड और u की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व होगी। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा जो हमारा पर्सन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक सेकंड केस लेके आते हैं। फर्स्ट केस में हमने अज्यूम किया कि जब पर्सन हमारा ग्राउंड पर था तो उसको जो है दोनों कार्स की स्पीड वो कितनी अपीयर हुई? 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब अगर हम किस कार वन में बैठे हैं, कार वन में कोई पर्सन बैठा है, इस कंडीशन में अगर ये पर्सन ऑब्जर्व करता है इस पर्सन को और इस कार को तो इसको क्या अपीयर होगा? देखो, जब ये वाला पर्सन अपने कार से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन जो है अपने आप को क्या मान रहा है कि मैं स्टेशनरी में हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन अगर अपने आप को स्टेशनरी रखता है, रेस्ट में रखता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसको जो सामने वाली कार है, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी है। क्लियर? और जो नेक्स्ट कार है वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में इसको जो वेलोसिटी अपीयर होगी इस कार की वो क्या होगी? u माइनस वी इजक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर वो इस पर्सन को ऑब्जर्व करता है तो पर्सन की वेलोसिटी उसको अपीयर होगी कि ये जो पर्सन है ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 20 में -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस कार को हमने किस में एज्यूम किया है? रेस्ट में एज्यूम किया है। सेम एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर सेम एक कार हो और ये कार जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी y इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 20 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस कार में बैठा पर्सन, इस कार में बैठे हुए पर्सन को, मतलब कार ये हमारी C1 हो गई, ये C2 और ये C3, तो कार C1 में बैठा हुआ पर्सन अगर C3 में बैठे हुए पर्सन को ऑब्जर्व करता है तो इसको क्या लगेगा कि जो कार C3 है, क्योंकि जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट को हम रेस्ट में रखते हैं और आप क्योंकि कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ओके, ये कार इस किस में होगी? स्टेशनरी में होगी। तो अब इसको जो कार की स्पीड लगेगी किसकी? C3 की, वो इसको क्या लगेगा? क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकेंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 20 मीटर प्लस, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों का जो चेंज होगा वो क्या होगा? अगर मैं इसको माइनस रखता हूँ वेलोसिटी का चेंज, तो ये इसके लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं 20 मीटर पर सेकेंड रख सकता हूँ -20 मीटर पर सेकेंड।
तो कार C1 में बैठे हुए पर्सन को C3 की जो वेलोसिटी है वो कितनी अपीयर होगी, 20 मीटर प्लस 20 मीटर इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जैसे मोशन जो है हमारा वो क्या होता है, रिलेटिव होता है, डिपेंड करता है कि हम किस पोजीशन से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ये पर्सन अगर ऑब्जर्व करता है तो ये से C3 का 20 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, C1 जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, और C2 जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई अपीयर होगी। लेकिन अगर कार में बैठा हुआ पर्सन सेम थिंग को ऑब्जर्व करता है तो उसे दोनों की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट अपीयर होती है, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और ये 30 मीटर पर सेकेंड से, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो इस कंडीशन में हम 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो इसे अपीयर होगा कि कार C2 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, अब यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकेंड कैसे मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो 20 माइनस 20 हमें क्या मिलेगा कि ये कार जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसको जो है C3 की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड अपीयर होगी। ओके, सो चलिए अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। किसी भी रेफरेंस फ्रेम में किसी भी पार्टिकल हो या किसी भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी पोजीशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम में क्या बोला गया है, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम जो क्या करे, पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करे इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम रेक्टेंगुलर स्पेस की बात करेंगे, मतलब एक्स और वाई प्लेन होगा। 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में आपके पास सबसे आसान जो होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, या उसके बाद हम सिलेंड्रिकल या उसके अलावा पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे अंडर समझना बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलो, इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि P पॉइंट पे कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन XYZ है, तो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो हमारा कहाँ पर होगा, हमेशा O पर। रेफरेंस ऑफ फ्रेम बनाते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पर हो, पोजीशन O पर हो। क्लियर? एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी रिजिड। रिजिड का मतलब ये है कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम स्टेशनरी एज्यूम करेंगे या रेस्ट में एज्यूम करेंगे। ओके, सो इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका डिस्टेंस ऑब्जर्वर से r डिस्टेंस अगर है तो इस r को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसमें r को डिफाइन करने के लिए x i प्लस वाई जे प्लस जेड के इसका यूज़ किया जाता है। इस r से हम क्या कर सकते हैं, r हमारा क्या है, r पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, कहाँ से, O से P तक का। तो इस r की हेल्प से आप क्लियरली जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रेफरेंस फ्रेम हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो रेफरेंस फ्रेम 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम और सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, सो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। फर्स्ट, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा हम बोल सकते हैं इट ओबेज न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर?
और सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। या आप बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, एनी पार्टिकल और बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until no external force is applied on it। तो जब तक हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। क्लियर है, इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। सो अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। एक्स और वाई मैं इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से डिनोट कर रहा हूँ, आप जेड बना लेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये पी या तो किस में हो, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ था जो हमें डेफिनेशन देता है किसकी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ओके, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बोल सकते हो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओबेज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। क्लियर है, लॉ ऑफ इनर्शिया मैंने लिख दिया है कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी जो है अपनी स्टेट, मतलब रेस्ट की स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को तब तक कंटिन्यू करता है जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर बात करते हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है हमारे पास एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। क्लियर है, मैंने आपको बताया या तो x जो है वो हमारा किस में होगा, या तो x हमारा जो है वो रेस्ट में होगा, तो x अगर रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, या अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वेलोसिटी अगर उसकी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, या बोल सकते हो कि कांस्टेंट हो, तो इस केस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो एक टाइप से आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा इनर्शियल फ्रेम है वो कैसा है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मीन्स इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डू नॉट ओबेज द न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो और आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास डिफरेंस है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which do not obey the Newton first and second law of motion। क्लियर है, सो न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है एक्सेलरेशन होगा, सो आप बोल सकते हो एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग, क्योंकि रोटेटिंग जो हमारे पास पार्टिकल या बॉडी है तो उस पर या तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क करता है या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो मीन्स एक्सेलरेशन वर्क करता है ड्यूरिंग द रोटेशन।
तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? सो एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो अगर कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और हम उसमें एज्यूम कर लें कि फ्रिक्शन हमारा जीरो है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। लेकिन अगर डेली लाइफ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो कार में हमें एक्सेलरेशन मिलता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी को हमें डिक्रीज या इंक्रीज करना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेली लाइफ में जो मोशन ऑफ कार है, मोशन ऑफ कार वो क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सिंपल कंक्लूड करते हैं सब कुछ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबेज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, मीन्स किसी भी बॉडी की जो पोजीशन या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, वह अपनी उसी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड सेकेंड, inertial frame is non-accelerated frame of reference, while the non-inertial frame of reference is accelerated frame of reference या rotating frame of reference. Okay students, so goodbye to all of you. Have a nice day.